नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग जेएसओ जो 2020 का पेपर हुआ था, उसमें जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन हम उसको सॉल्व आउट करेंगे और उसके साथ जो अगली वीडियो होगी उसमें 51 से 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी ही L1 क्लासेस आपके लिए जो पॉपुलेशन स्टडीज मतलब स्टैटिस्टिक्स यूजीसी नेट के लिए नया बैच शुरू करने वाला है, तो उसमें आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हों वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि लेट देयर बी नो ओवरलैपिंग। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग की बात कर रहा है इसको हम देखेंगे नो ओवरलैपिंग। ठीक है, ये नो ओवरलैप बिटवीन द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फॉर 3 ड्रग ट्रीटमेंट वेयर each drug was administered to 35 individuals. The box plot for this data. तो यहाँ पर जब भी नो ओवरलैपिंग की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। जब भी नो ओवरलैपिंग या नो सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस या फिर मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है जो निष्पक्ष है मतलब क्या कि उसमें कोई डिफरेंसेस या किसी एक तरफ को नहीं झुकाव रखता, तो वो 90% केसेस में 99% केसेस में वो नल हाइपोथेसिस का केस होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमें यही देखना है कि नल हाइपोथेसिस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ये। तो रिप्रेजेंट साइन फॉर नल हाइपोथेसिस ऑफ एनोवा, हाँ ये हो सकता है आंसर। अब उसमें प्रोवाइड नो साइन आर अगेंस्ट द नल, प्रोवाइड नो साइन फॉर आर अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ द एनोवा, नहीं, फॉर और अगेंस्ट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। फिर इसके बाद कैन बी वेरी डिसेप्टिव, यू शुड नॉट लुकिंग एट बॉक्स प्लॉट इन दिस सिटिंग, तो नहीं ये भी ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है। फिर इसके बाद रिप्रेजेंट साइन अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, तो हाँ ये कह सकते हैं। अगेंस्ट का मतलब ये नहीं कि इसका मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट का मतलब ये नहीं कि विरोध हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा क्या साइन, मतलब यहाँ पे जो लिख रहे हैं अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, अगेंस्ट अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस, ऐसा ही हम लोग हाइपोथेसिस की जो लैंग्वेज होती है वो ऐसे ही लिखते हैं कि जैसे हम लिख दिए कि ऐसे अगर लिख रहे हैं एच नॉट थीटा बराबर 2, इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, थीटा का मान उस केस में अगेंस्ट जो हमारा थीटा का मान है उसका मान 2 है। ठीक है, तो ये अगेंस्ट एक शब्द यहाँ पे यूज होता है, तो बेस्ट आंसर यही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये बेस्ट मतलब ये नहीं होता ऑप्शन में, तब यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को हम टिक करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर यूज टू डिटरमाइन एक्चुअल सैलरीज बाय द प्रोसीजर ऑफ। तो अब यहाँ पे किस मेथड से हम एक्चुअल सैलरीज को हम कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या है मैटर, जब हमारे पास जैसे डियरनेस अलाउंस बढ़ाने की बात होती है गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में, तो ये एक विवादित मुद्दा होता है गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में, जो या कंपनी और एम्प्लॉइज़ के बीच में। गवर्नमेंट को लगता है कि महंगाई जो भी बढ़ी है उसके अगेंस्ट में हम इतना महंगाई भत्ता या फिर कुछ एक्सपेंसेस हम बढ़ाएंगे, और एम्प्लॉइज़ को लगता है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी और सैलरी कम मिल रही है। ये हर जगह का मतलब आप लोग भी जाएंगे नौकरी में तो हर जगह का ये एक विवाद होता है। अभी कहीं बॉस वॉस बनेंगे किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, तो उस केस में यहाँ सबसे बड़ा ये विवादित मुद्दा होता है। उस केस में क्या होता है, निष्पक्ष रह के ना गवर्नमेंट का ना एम्प्लॉइज़ का, आप अगर अधिकारी के रूप में बैठे हैं, डिसीजन मेकिंग में बैठे हैं, तो वहाँ पर जो एक्चुअल डेटा हमारे पास आ रहा है उसके आधार पे हम लोग इसको यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे सैलरी डिसाइड हो गई, जिसका मतलब कास्ट ऑफ लिविंग डिसाइड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरवीनिंग द इंडेक्स नंबर, ये इंटरवीनिंग नहीं करते हैं, मर्जिंग इंडेक्स नंबर ये भी नहीं करते, डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर और बेस शिफ्टिंग इन द इंडेक्स नंबर,
बेस शिफ्टिंग के माध्यम से हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी सैलरी का, किसी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का। ठीक है कि 2000 सन 2020 में ये था, तो सन 2024 में ये है, 25 में ये है, 26 में ये है, इस तरीके से एक बेस ईयर हम कंसीडर करते हैं। जो एक नॉर्मल ईयर होता है उसके रिस्पेक्ट में हम कंपैरिजन को दिखाते हैं कि हमारा 2011-12 की तुलना में 2024-25 में या 26-27 में किस तरीके का हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडेक्स नंबर वो है, या लोगों का रहन सहन कितना है, कितनी गरीबी कम हुई है, कितना बेरोजगारी कम हुई है। इस तरीके से हम लोग एक कंपेरेटिव जो है स्टडी दिखाते हैं उसमें। ठीक है, तो वहाँ पे बेस शिफ्टिंग मेथड का हम लोग यूज करते हैं। बेस शिफ्टिंग में क्या है कि उस ईयर को, जैसे बहुत डिस्टेंट ईयर है तो उसको हम चेंज कर देते हैं, या जैसे अभी जो डेटा गवर्नमेंट का आता है उसमें जस्ट पिछले साल को हम लोग उसको चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर उसको बोलते हैं। जैसे 2024 है तो 2023 का डेटा के साथ कंपैरिजन दिखाएंगे, फिर 25 आएगा तो 25 के साथ हम 24 के साथ 25 के डेटा का मतलब उसमें कंपैरिजन दिखाएंगे, फिर 26 में 25 के डेटा के रिस्पेक्ट में हम कंपैरिजन दिखाते हैं। तो इसलिए जो ईयर का कंपैरिजन दिखाते हैं उसके जस्ट पिछले ईयर को हम लोग बेस के रूप में कंसीडर कर लेते हैं, तो उसको चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर कहा जाता है। जैसे जैसे ईयर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारा बेस ईयर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों से नहीं होता, यहाँ डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर के माध्यम से हम लोग सैलरी यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द 7th डेसाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक बार इसका डेटा चेक कर लेते हैं, अदरवाइज में थोड़ा सा क्या है टाइपिंग मिसप्रिंट पिछले कुछ एक आध साल में हुई है, इस चक्कर में थोड़ा सा जो है मामला गड़बड़ हुआ। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है 23, 31, फिर 26, 31, फिर 22, 63, 44, 78, 61, 64, 35, 54, 57, 35, और फिर इसके बाद 73, 55, 50, 31, 56, 32, 51। तो ऑब्जर्वेशन इसमें छूटे हैं, 55 एंड 29। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 4 हो गया इधर, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 23। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मान कितना है, 23। अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखा गया है, हम इसी को डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 22, 23, 26, 29 और फिर 31 3 बार है, 31 और फिर 32, फिर 35 2 बार है, 41, 44, 54, 55 2 बार है, 56, 57 है, 1, 3, 73। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं ये 23 हैं। तो अब यहाँ पे D7 हमें निकालना है। D7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 23 1 अपॉन 10th टर्म। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 24 इंटू 7 ये हो जाएगा 1। ठीक है, 168 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 16th टर्म यहाँ पर देखिए, तो 2, 4, 6
2 4 6 8 10 ये हो जाएगा 55 प्लस 0.8 56 माइनस 55 ये हो जाएगा 55 प्लस 0.8 और ये 1 हो जाएगा तो 55.8 आपका आंसर हो जाएगा वाला ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या कह रहा है कि आप कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस निकालिए। कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस मतलब बीटा 2 का मान। तो यहाँ पर बीटा 2 का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है μ4/μ2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मान होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रा मोमेंट दिया गया है। रा मोमेंट का मतलब μ1 प्राइम का मान 2, μ2 प्राइम का मान 136, μ3 प्राइम का मान 320 और μ4 प्राइम का मान 40,000। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, μ2। तो μ2 का मान क्या हो जाएगा, इसमें को हम लिखते हैं μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, μ2 का मान 136 माइनस 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा 132 आ जाएगा μ2। ठीक है, अच्छा इससे लास्ट में 132 सब में दिया है नहीं, फिर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर भी सब में दिया है, मतलब 2 में 3 में दिया है, मतलब μ4 हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो μ4 का फार्मूला क्या होता है, μ4 प्राइम माइनस 4 टाइम्स μ3 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 6 टाइम्स μ3 प्राइम μ1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स μ1 प्राइम की पावर 4। यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी में सभी मान रख दीजिए। तो सभी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 40,000 माइनस 4 टाइम्स μ3 का मान क्या है 32, μ1 का मान 2 है, μ1 प्राइम का, प्लस 6 टाइम्स क्या है, ये μ2 प्राइम होता है यार, μ2 प्राइम होता है। तो μ2 प्राइम का मान क्या है यहाँ पे 136 और μ1 प्राइम मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 की पावर। ठीक है, दिख रहा है ना। थोड़ा सा कलर चेंज इसका। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे μ4 का मान क्या हो जाएगा, μ4 का मान अगर कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पे μ4 का मान आ जाएगा 40,656। ठीक है, तो बीटा 2 का मान क्या हो जाएगा, μ4 40,656 132 का स्क्वायर। पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जब भी हम निकालते हैं तो ये हम आपको फार्मूला बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ कोई भी डेविएशन निकालेंगे तो वो होता है संबंधित डेविएशन अपॉन एक्स बार। ठीक है, या वो एवरेज जहाँ से वो कैलकुलेट किया नहीं, एवरेज जहाँ से वो कैलकुलेट किया जा रहा है। तो एक्स बार सिग्मा वाले में होता है, क्योंकि सिग्मा का मान हम कैलकुलेट करते हैं एक्स बार से। तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ जब भी हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ये मीन डेविएशन अपॉन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अच्छा, मीडियन की बात कर रहा, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात कर रहा, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन वगैरह इसमें नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन दिया गया है, फिर इसमें क्या द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, तो फिर पियर्सन्स बीटा 1 कोफिशिएंट, बीटा 1 एक्सेस कुर्टोसिस। अच्छा, बीटा 1 देखिए, बीटा 1 नॉर्मल कुर्टोसिस होता है और गामा 1 जो होता है उसको एक्सेस कुर्टोसिस हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग इसको सबसे पहले कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसका कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं आपको कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है,
कि बीटा 1 बराबर हमारे पास क्या होता है μ3 स्क्वायर अपान μ2 क्यूब। फिर उसके बाद गामा 1 जो इसको हम एक्सेस कोर्टोसिस इसी को कहते हैं, और ये होता है अंडर रूट बीटा 1। ठीक है, यहाँ पे इनको गामा 1 लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बीटा 1 लिख दिए हैं और ब्रैकेट में आइडेंटिफाई मतलब क्लियर कर दिए हैं कि एक्सेस कोर्टोसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो μ3 सेंट्रल मोमेंट है और μ2 सेंट्रल मोमेंट है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इसके माध्यम से पहले हम μ1 प्राइम का मान निकालेंगे। तो μr प्राइम बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले क्या μ1 प्राइम, μ1 प्राइम क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x और ये होता है मीन। ठीक है, और मीन निकालते कैसे हैं, पूरा पीडीएफ का इंटीग्रेट करेंगे, x e की पावर माइनस x dx, उससे क्या गामा फंक्शन से इसका मान निकालेंगे। तो गामा फंक्शन में आपको इसका मान बताया गया था कि हम इसको थोड़ा सा कलर अलग करके लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कि गामा फंक्शन में क्या होता है कि 0 से इन्फिनिटी x की पावर m और e की पावर माइनस x dx हो, इसका मान फैक्टोरियल m हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रही है, इसको एडजस्ट कीजिएगा कलर के कारण। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी, ये हमारा इन्फिनिटी है, x की पावर m माइनस, सॉरी फिर से ही लिख दे रहे हैं यार। तो ये क्या है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m e की पावर माइनस x dx, इसका मान होता है, इसका मान जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये फैक्टोरियल m होता है। ठीक है, x की पावर जो भी रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ फैक्टोरियल 1 और इसका मान 1 हो जाएगा। μ2 प्राइम, ये क्या हो जाएगा ex स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या 0 से इन्फिनिटी x स्क्वायर और e की पावर माइनस x dx, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 मतलब 2। ठीक है, इसी तरीके से हम μ3 प्राइम का मान कैलकुलेट करते हैं। तो μ3 प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 3, ये दिख रहा है ना, दिख रहा जी। तो ये क्या हो जाएगा μ3 प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 3, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर 3 e की पावर माइनस x dx, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 मतलब इसका मान 6 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे μ4 प्राइम देखेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 4 और ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर 0 से इन्फिनिटी e की पावर सॉरी x की पावर 4 और e की पावर माइनस x dx, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 3 12 दूना 24, इसका मान हो जाएगा। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, यहाँ पर देखेंगे तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या μ2 और μ3। तो μ2 का फार्मूला पहले लिखते हैं, μ2 का मान क्या हो जाएगा μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का होल स्क्वायर। तो μ2 का मान 2 आया है, ये 1 का स्क्वायर, ये हुआ 1। ठीक है, μ2 यहाँ देखिए 2 है और μ1 का मान 1 है। अब इसके बाद μ3 का मान, ये क्या होता है μ3 प्राइम माइनस 3 टाइम्स μ2 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 2 टाइम्स μ1 प्राइम पावर 3। ठीक है, ये लिखते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा पियर्सन्स बीटा 1 लिखा है, पियर्सन्स जो कोफिशिएंट होता है वो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये लोग बीटा 2 की मान की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर ये टर्म ना होके ये बीटा 2 की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सेस। ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम स्क्यूनेस और कोर्टोसिस बताए हैं ना, स्क्यूनेस और कोर्टोसिस बताए हैं, जब स्क्यूनेस का मान कैलकुलेट करना होता है तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, बीटा 1 का मान या गामा 1 का मान।
लेकिन कोर्टोसिस एक्सेस कोर्टोसिस लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा ये एक्सेस कोर्टोसिस लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा 2 का मान हमें कैलकुलेट करना है, और बीटा 2 का जो मान होता है वो यहाँ पर आप ये लिखा रहने दीजिए, हम लिखा रहने देते हैं क्योंकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। बीटा 1 का मान क्या होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी हटानी पड़ेगी इसको, यहाँ पे ये एक्सेस स्क्यूनेस इसको कहा जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे एक्सेस स्क्यूनेस, ठीक है। कुर्टोसिस का हमें मान यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है तो म्यू 4 अपन म्यू 2 स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमें म्यू 4 का मान कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे हमें म्यू 3 का मान, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, म्यू 3 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और म्यू 4 का मान क्या होता है, म्यू 4 प्राइम माइनस 4 टाइम्स म्यू 3 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 6 टाइम्स म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स म्यू 1 प्राइम की पावर, ये आपका मान होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मान अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मान यहाँ पे रखिए, और इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका मान जो हमारे पास आया हुआ है 24, यहाँ पे आया है ये 24 है, माइनस 4 टाइम्स म्यू 3 का मान यहाँ पर देखेंगे 6 आया हुआ है, म्यू 1 प्राइम 1 था, 6 है, म्यू 2 का मान 2 है, और म्यू 1 प्राइम 1 का स्क्वायर है माइनस 3 टाइम्स 1 की पावर 4। इसको हल करेंगे तो 4 छंगा 24 माइनस प्लस 6 दूना 12 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसी में हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सेस कुर्टोसिस, एक्सेस कुर्टोसिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा 2 माइनस 3, या इसी को हम लोग गामा 2 भी कहेंगे, जो हम लोग नॉर्मल उसमें लिखे थे, और यहाँ इस केस में इसको बीटा 1 कह रहे हैं। और जहाँ पर बीटा 2 बराबर क्या होता था, म्यू 4 अपन म्यू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू 4 का मान यहाँ पे क्या आया हुआ है देखेंगे तो 9, और म्यू 2 का मान यहाँ पे क्या आया हुआ है देखेंगे तो म्यू 2 का मान यहाँ पर देखेंगे ये आया हुआ है 2, ठीक है। टू, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, और यहाँ पर फिर ये क्या मान हो जाएगा 9/4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और माइनस 3/4, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो कुछ नहीं दिया है, मतलब इस टाइप का कोई आंसर दे नहीं रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हम आपका मतलब एसएससी का ये तरीका बता रहे हैं कि एक्सेस कोर्टोसिस मतलब किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये तरीका हुआ। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बीटा 1 का मान निकालें, मतलब पहले हम आंसर आपको दिखा रहे हैं, अब हम बीटा 1 का मान निकालें, तो बीटा 1 का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम फिर से आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम बीटा 1 का मान निकालेंगे, तो बीटा 1 के लिए हमें म्यू 3 का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। म्यू 3 बराबर क्या होगा, म्यू 3 प्राइम माइनस 3 टाइम्स म्यू 1 प्राइम म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू 1 प्राइम की पावर 3, ठीक है। ये आंसर होता है। एक सेकंड, इसका थोड़ा सा हम फार्मूला चेक कर लें। तो यहाँ पर क्या है कि म्यू 3 का मान पहले हम कैलकुलेट करते हैं, हाँ ठीक है। म्यू 3 प्राइम माइनस 3 टाइम्स म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू 1 प्राइम की पावर 3। तो अब इसमें म्यू 3 का मान यहाँ पे हम कैलकुलेट देखते हैं क्या है। म्यू 3 का मान हमारे पास है 6, ठीक है। 6 माइनस 3 टाइम्स
ये 2 था और ये 1 था, ठीक है, प्लस ये 2 टाइम्स 1 हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, 6 माइनस 6 और प्लस 2, यही आएगा। तो ये इसका मान भी 2 आया, म्यू3 का मान। और म्यू2 का मान अब यहाँ पे म्यू2 का मान हम निकाल ही चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास बीटा 1 का मान देखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू3 स्क्वायर अपान म्यू2 क्यूब, ये होता है। और म्यू3 का यहाँ पे मान देखेंगे तो यहाँ पर ये मान क्या आ रहा है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपान 2 की पावर 3, इसका मान आएगा, इसका मान यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है। ये म्यू3 स्क्वायर है, ये 1/2। अब गामा 1 का मान यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिसको एक्सेस स्क्यूनेस कहेंगे, तो ये अंडर रूट बीटा 1 होता है और ये 1/2 अंडर रूट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारे पास यहाँ पे मान दिया गया है, उससे आपका कोई आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। जबकि एसएससी ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आंसर आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है। 6 उस केस में इन्होंने दिया हुआ है कि इनका कहना ये है कि अच्छा, एक मिनट रुक जाइएगा। अच्छा, म्यू2 का मान तो 1 आ रहा है यार, हम म्यू2 प्राइम का मान रख डाले हैं हर जगह, ठीक है। ये म्यू2 प्राइम का मान हम रख दिए हैं हर जगह। चलिए, ये म्यू2 का मान 1 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे जो गामा 2 का मान कैलकुलेट किए हैं, ये वाला थोड़ा सा गलत है। हम आपको दिखा रहे हैं एसएससी ने किस तरीके से गलती की हुई। 1 का स्क्वायर ये हुआ 9, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मान करेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये मान क्या हो गया, 9 माइनस 3, इसका मान 6 आ रहा। एसएससी ने आपका यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम ये टर्म थोड़ा सा एक्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं। म्यू3 का मान कैलकुलेट किया हमने, फिर उसके बाद यहाँ पे म्यू3 का मान जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये भी मान ये 1 हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 4, और गामा 1 का मान हो जाएगा अंडर रूट बीटा 1, और ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेक्ट करिएगा। और अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये म्यू3 हमारा आया, और इसके साथ यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, एक्सेस कोर्टोसिस, दैट इज गामा 2, ठीक है। गामा 2 का मान यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं 6 है। मतलब हमारे कहने का ये कि यहाँ पर तो ये बीटा 1 लिखे हैं, जो एक्सेस यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, इसको लिखे हैं बीटा 1। बीटा 1 का मान अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए दोनों होते हैं पियर्सन्स बीटा 1 और गामा 1 को, सॉरी बीटा 1 या गामा 1 या बीटा 2 और गामा 2 कोफिशिएंट। पियर्सन्स बीटा 1 कोफिशिएंट मतलब स्क्यूनेस की बात हो रही है, पियर्सन्स बीटा 2 कोफिशिएंट मतलब कोर्टोसिस की बात कर रहे हैं लोग। तो अब यहाँ पे अगर बीटा 1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मान यहाँ पर देख रहे हैं 4 आ रहा है। एक सेकंड, बीटा 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मान 4 आ रहा है। गामा 1 का मान कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इसको मान लेते हम कि ये पियर्सन्स बीटा 1 कोफिशिएंट है, तो उस केस में इसका मान हमारे पास 4 आंसर इसका देना चाहिए था एसएससी को, ठीक है। यहाँ पे इसका मान 4 आंसर देना चाहिए था, मतलब नन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें जो लिखा हुआ है एक्सेस कोर्टोसिस, तो उस केस में हमारे पास 6 इसका आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमारे कहने का ये कि आपको नोटेशन पे नहीं ध्यान देना है हमेशा। अभी कुछ क्वेश्चंस और आगे आने वाले हैं जिसमें आपका पीडीएफ का मान है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन,
लेकिन उसको पीएक्स से लिखा, मतलब पीएमएफ वाले से नोटेशन से लिखा है, या पीएमएफ है और उसको पीडीएफ वाले नोटेशन से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो चीज़ रिटन है, जो चीज़ आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रही है, उसी को मतलब जो रिटन है, जैसे मतलब लिखित होता है, इसमें नोटेशन पे नहीं जाना है आपको, ठीक है। नोटेशन पे नहीं जाना है कि हमें बीटा 1 कैलकुलेट करना है या बीटा 2। और पियर्सन्स बीटा 1 बीटा 2 दोनों कोफिशिएंट होते हैं पियर्सन के ही, पियर्सन ने ही दिया था इसको। और यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास स्क्यूनेस या कुर्टोसिस में जो हम इनकी बात किए थे, चाहे बीटा 1 निकाले हों चाहे बीटा 2 निकाले हों, तो उन दोनों के केस में हमने इसको बताया था पियर्सन्स बीटा एंड गामा कोफिशिएंट, ठीक है। जब हम इसको मेन कोर्स में पढ़ाए हैं तो उस कोर्स में हमने यहाँ पे जब स्क्यूनेस कुर्टोसिस की बात किए हैं तो उसमें एक हेडिंग डलवाए थे पियर्सन्स बीटा एंड गामा कोफिशिएंट। तो वहाँ से कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए बीटा 1 का या बीटा 2 का, कि यहाँ पर बीटा 1 लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कैलकुलेशन आप कर दीजिए जल्दी से। एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको आपने सॉल्व किया और आंसर नहीं मिला, इतना तामझाम मतलब ये 1 मिनट वाला क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब 30 सेकंड में आपको हल हो जाए, तो ये थोड़ा सा इसमें लंबा टाइम लगेगा। और वो भी आपको यहाँ पे ये क्लियर है गामा फंक्शन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों के क्लियरिटी के बाद आपको यहाँ पे हल करेंगे तो पता लगे कि बीटा 1 निकाले और कोई आंसर नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। तो एक बार जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको स्किप कर जाइएगा, जब आपके पास लास्ट में समय बचे तब इन क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि दिमाग जब स्पीड में होता है, जब हमको क्वेश्चन स्पीड में हल करने होते हैं, दिमाग भी स्पीड में चलता रहता है और उसमें वो चीज़ें नहीं दिख पाती जो हम देखना चाहते हैं, या जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो नहीं दिख पाती हैं। तो यहाँ पर एक्सेस कुर्टोसिस को बीटा 1 नहीं, यहाँ पर इसको गामा 2 से इनको डिनोट करना चाहिए था, ठीक है। अगर गामा 2 लिखा रहता तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब वही है कि टाइपिंग वाले को बीटा 1 या बीटा 2 समथिंग नहीं समझ में आया होगा, या पेपर बनाने वाले को नहीं कहीं नोटेशन मिला होगा गामा 1 टाइप का, गामा 2 टाइप का, तो उन्होंने इसको ही भर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन है और इसका मैक्सिमम मान। तो मैक्सिमम मान आपको एक क्वेश्चन ये कहीं आया था, तो इसका मैक्सिमम मान हम जानते हैं कि आर एस का मैक्सिमम मान या मिनिमम मान जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है कुछ इस टाइप से कि आर एस या रो से हम इसको वहाँ पे लिखे थे -1 से 1 के बीच में ये बिलोंग करता है। इसका मैक्सिमम मान +1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है। तो इसी को लिख दीजिए 1 - 6 समेसन आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1 इज इक्वल टू +1, ठीक है। अच्छा एक सेकंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी आई स्क्वायर पूछ रहा है। डी आई स्क्वायर का मैक्स, ये कहीं शायद 2023 से 2022 वाले किसी पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा कौन सा पेपर है, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू डी स्क्वायर, डी का मान क्या होता है यहाँ पर, डी आई वहाँ पे हम लिखते हैं एक्स आई माइनस वाई आई होता है ये, ठीक है। एक्स माइनस वाई मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों वेरिएबल का डिफरेंसेस यहाँ पे होता है, और डिफरेंसेस डी स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के डिफरेंसेस मैक्सिमम होंगे, और दोनों के डिफरेंसेस जब मैक्सिमम होते हैं तो इस केस में यहाँ पे आपका कोरिलेशन का मान +1 ना हो के -1 होता है। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन की स्थिति में इसका मान टी आई स्क्वायर का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है। और उस केस में इसका मान इस तरीके से हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो 6 समेसन आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1 बराबर, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, 2 आएगा, इसको हल करेंगे, समेसन आई डी आई स्क्वायर बराबर 1/3 एन स्क्वायर -1 हो जाएगा आपका ये मान, ठीक है। तो ये आप लोग कैलकुलेट किए कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज
ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में बताया था कि सभी जो इसके ट्रेंड होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, सेकुलर हो, सीजनल हो, या और जितने भी हमारे पास ट्रेंड होंगे वो सभी आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं एक दूसरे के। एडिटिव में सभी ऐड होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में इस तरीके से होते हैं। ठीक, Q2 Q3 minus Q2 greater than Q2 minus Q1, the value of Pauli coefficient of skewness is, ये पॉजिटिव होगा उस केस में। क्यों? क्योंकि हमने बताया था जब ये केस होगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और एस के का मान इस केस में ग्रेटर देन 0 आता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर की जब भी हम बात करें तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, तो मॉडुलस वैल्यू का मतलब मॉड हम लगा रहे हैं एक्स आई माइनस एक्स बार में हम मॉड लगा रहे हैं, कोई भी डिफरेंसेस लेंगे तो उसमें मॉड लगा देंगे, मतलब निगेटिव साइन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर नॉट एग्जाम्पल ऑफ मतलब किसमें हम मॉडुलस वैल्यू यहाँ पे नहीं लेते। वेरिएंस में देखेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ मॉड भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये होता है। क्वार्टाइल डेविएशन में देखेंगे तो यहाँ पर Q3 माइनस क्वार्टाइल डेविएशन को हम ऐसे लिखते हैं ना, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पर देख रहे हैं बड़े में छोटे को घटा रहे हैं, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, मॉड लगा देंगे तभी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मॉड लगाएं या ना लगाएं। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज में हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ठीक है, ये चीज़ हम लोग हल करते हैं, वहाँ पे हम लोग इस केस में मॉडुलस वैल्यू का कोई मतलब मॉड या फिर इस तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। मैक्सिमम में मिनिमम में घटाना है। अगर डेटा निगेटिव है, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से डेटा है -3 -4 -6 -8, तो यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम इसमें मिनिमम को घटाएंगे, तो -3 -8, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा 5। ठीक है, इस केस में और नीचे क्या करेंगे कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम को जोड़ है तो ये दोनों जोड़ देंगे, ये निगेटिव मान आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में यही तो करते हैं ना कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यही हम लोग हल करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज में। तो अब यहाँ पे माइनस किए मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम में तो यह पॉजिटिव आया, लेकिन मैक्सिमम प्लस मिनिमम में क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मान आ सकता है, इसलिए ये क्या है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। ठीक है, और मीन डेविएशन में तो मॉड लेते ही हैं मीन डेविएशन में। अब क्या है कि 10 स्टूडेंट हैं जिनका स्पेस में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू स्कोर्स इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट इज दिस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक। मतलब क्या है कि ये हमारे पास समेशन डी आई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो रो बराबर क्या होता है 1 - 6 समेशन आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। ठीक है, और इसका मान क्या है -0.3, तो इसको उधर ले जाते हैं, इस वाले टर्म को इसको इधर ले आते हैं, तो 6 समेशन आई डी आई स्क्वायर अपॉन 10 और 10 का स्क्वायर -1 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 0.3 बराबर 1.3 आ जाएगा। तो समेशन आई डी आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1.3 × 10 × 99 अपॉन 6। ठीक है, तो इसको हल कर दीजिए, हल कर देंगे तो इसका बता दे रहे हैं आंसर क्या है 214 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 214.5। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कोर्टोसिस एंड एक्सेस कोर्टोसिस। अब देखिए यहाँ पे कोर्टोसिस मतलब क्या है β2 और एक्सेस कोर्टोसिस मतलब γ2। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो γ2 बराबर क्या होता है β2 - 3। तो यहाँ पर क्या है कि कोर्टोसिस और एक्सेस कोर्टोसिस के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए,
ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस गामा 2, ठीक है, गामा 2। अब दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगला है मूविंग एवरेज फॉर ट्रेंड ऑफ एक्सपोनेंशियल टाइप आर टू बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं ज़्यादातर केस में हम मूविंग एवरेज। यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हमारे पास रेशियो एक्सपोनेंशियल्स इस टाइप की बातें हों, मूविंग एवरेज में हम लोग नॉर्मली पहले मूविंग एवरेज में क्या करते हैं कि पहले हमारे पास जो डेटा सेट है, मान लीजिए 4-4 साल का कहा है, 4-4 डेटा का कहा है, तो पहला ऑब्जर्वेशन, पहला मूविंग एवरेज ये हुआ फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, एक अगले को इंक्लूड करेंगे, तो ये हुआ सेकंड। फिर इसके बाद इधर से एक छोड़ेंगे फिर से, और इधर आगे वाले को इंक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा थर्ड। फिर इधर से एक छोड़ेंगे और इस वाले को आगे का इंक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा फोर्थ। इस तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ 4 ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब सिंपल अर्थमेटिक मीन यहाँ पे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है, मूविंग एवरेज फॉर ट्रेंड ऑफ एक्सपोनेंशियल टाइप। जब भी एक्सपोनेंशियल का या कुछ ज्योमेट्रिक का या प्रोपोर्शन या रेशियो की बातें कर दे, तो उस केस में हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ही हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल मूविंग एवरेज में हम लोग अर्थमेटिक मीन का ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर पूछ ले कि मूविंग एवरेज फॉर नॉर्मल डेटा, रा डेटा में हम कौन सा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं उसको। अब क्या है, एरर डेविएशन विद इन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर स्टेटिस्टिक मेजर वेरिएबल इज। तो जो हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर होता है, मतलब जब हम लोग आपको इनोवा टेक्निक बता रहे थे या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बता रहे थे, तो हम बताए थे कि बिटवीन जो होता है, जो हम बिटवीन होता है उसको सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट कहते हैं। और यहाँ पर ऐसे लिखा था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर बराबर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो ये बिटवीन वाला जो होता है ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट होता है। लेकिन विद इन जो हमारे पास यहाँ पे आता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एरर डेविएशन विद इन सम ऑफ स्क्वायर एरर फॉर स्टेटिस्टिकल मेजर वेरिएशन इज। हालांकि ये थोड़ी सी टफ लैंग्वेज लिखा है, इसको ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, इसमें इनको पूछना चाहिए था इस तरीके से कि एरर सम ऑफ स्क्वायर में जो हमारे पास एरर या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर होता है उसमें हम किस वेरिएशन का यूज करते हैं। तो बिटवीन ग्रुप का यूज करते हैं किसमें, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू कॉलम, ड्यू टू ब्लॉक, इसमें। लेकिन एरर में क्या करते हैं, विद इन ग्रुप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप में किस में बात करते हैं, ये हमारा इंटरेक्शन का होता है। इंटरेक्शन इफेक्ट को हालांकि हम लोग जीरो मानते हैं, तो लेकिन उस केस में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप की बातें दोनों होती हैं, ठीक है। अगला है कि इन द कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन द वेरिएंस बिटवीन कॉलम डिपिक्ट द डिफरेंस बिटवीन। तो अब यहाँ पे जल्दी से हमें बता दीजिए कि जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस बिटवीन कॉलम डिपिक्ट द डिफरेंस बिटवीन, तो कॉलम के बीच में यहाँ पर जब भी हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसे कुछ वहाँ पे हम लिखे थे एक्स आई बार या वाई आई बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये क्या होता है कि सिंपल मीन मतलब ये वाला टर्म और ग्रैंड मीन जो आपके पास टोटल वैल्यू होती है, या जो हमारे पास पूरी पॉपुलेशन का पूरे डेटा का सेट का जो हमारे पास एवरेज होता है उसका हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फॉर दिस इज। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, 11 + 16 + 16 + 18 + 19 + 22 अपान 2 2 4 2 6 ऑब्जर्वेशन है। इसका मान आप कैलकुलेट करेंगे, इसका मान आएगा 17, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंसेस डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन क्या होता है, एक्स आई में से एक्स बार को हमें माइनस करना होता है, और हर एक एक्स आई में एक्स बार को हमें माइनस करना है। ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -1 -1 1 2
और 17 5 22, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या करते हैं, सबको प्लस में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 1 1 2 5। अब इसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ध्यान में रखिएगा जितना ये लिखा है वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबका जोड़ 7 8 9 9 2 11 11 5 16 डिवाइडेड बाई 6, इसको हल कर लीजिए, 16 होगा ना, हाँ 16 डिवाइडेड बाई 6 2.67 होगा, तो 2.67 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए क्या पूछ रहा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ दिस। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन से ही निकाला जाता है कुछ नहीं, बस इनके लैंग्वेज आपको पकड़नी है। अब इसके बाद क्या है कि बाय मेथड ऑफ मूविंग एवरेज द सीजनल इंडेक्स ऑफ 4 क्वार्टर्स इक्वल टू। तो 4 क्वार्टर का एक इसमें डेटा, एक क्वेश्चन भी हमने बताया था कि उसमें सीजनल वेरिएशन इन्होंने दिया था, चारों क्वार्टर का न्यूमेरिकल डेटा था उस केस में। फिर चारों सीजन के हमने क्या किए, चारों जोड़ के 4 से डिवाइड किए, तो मतलब ओवरऑल एवरेज आ गया, मतलब जिसको ग्रैंड एवरेज हमने कहा। फिर उसके बाद इनका एवरेज आया, जो भी मतलब उनका एवरेज था, टोटल एवरेज मतलब जो हमारे पास टोटल एवरेज है वो अपन ग्रैंड एवरेज इंटू 100 जो मान होता है वो यहाँ पे आपका आंसर होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास इंडेक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं, यहाँ पे सीजनल इंडेक्स की बात की जा रही है, तो उसमें मल्टीप्लाइड बाई 100 होता ही है। तो मल्टीप्लाइड बाई 100 एक ही जगह है, बाकी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए था। आगे क्वेश्चन, सपोज सी डी एफ ऑफ एक्स इज दिस, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, हम आपको क्या बताए थे, सी डी एफ क्या होता है, जो हमारे पास एफ एक्स एक्स होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी को हमें प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कि इसको हम लिख लेंगे, ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बराबर 4 की। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट एक्स बराबर 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या है कि यहाँ ऐसे मान लीजिए हमें इतने डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें दी गई है 100 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है 90 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 100 में से 90 घटाएंगे, 10 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है कि x बराबर 4 पर, x बराबर 4 मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी में, उस पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक के जस्ट पहले पॉइंट मतलब इक्वलिटी नहीं लगी है, उसको हम माइनस कर दें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जैसे हमने इसका मान कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि x लेस देन आर इक्वल टू 4 देखेंगे तो यहाँ पे शामिल है x लेस देन आर इक्वल टू 4 की जो हमारे पास इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आएगी 1 माइनस x लेस देन 4, x लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे शामिल है, और ये क्या है 2/5, इसका डिफरेंस 3/5, और ये आपका आंसर हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा का मतलब समझते हैं कि ऐसा डेटा जहां पर हमारे पास मतलब न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस ना दिए गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल होता है तो ये नहीं होगा। कार प्लेट नंबर, ये भी जो भी होगा, कार की जो प्लेट्स होती हैं, जो नंबर प्लेट होती है, वो कुछ काउंटेबल होती हैं, उनका नंबर वहाँ पे 10 15 20 50 इस तरीके से दिया जा सकता है। ट्रेन नंबर भी यहाँ पे देखेंगे तो 10 ट्रेनें, 50 ट्रेनें, 20 ट्रेनें। भारत में देखेंगे तो कभी कभी गवर्नमेंट कहती नहीं कि हमने इतने वंदे भारत 20 वंदे भारत चला दिए,
40 राजधानी चला दी, 50 ये चला दिया, वो चला दिया, मतलब कुछ न्यूमेरिकल डेटा वहाँ पे बोलते हैं वो लोग, नेताजी लोग, ठीक है। एक ही जगह यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ काउंटेबल यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो नहीं होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ स्टूडेंट, हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो ये भी नॉमिनल ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कोई मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, जैसे 11 क्लासेस में हम कह दें कि हमारे पास स्टैटिक्स से कितने बच्चे हैं, फिजिक्स में कितने बच्चे हैं, या ऑफलाइन जो चल रहा है उसमें कितने बच्चे हैं, तो उस केस में ये चीज़ें अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से ये भी नॉमिनल डेटा होता है, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा नॉमिनल है, कम नॉमिनल है, इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर हम टिक मार रहे हैं। हालांकि एसएससी ने आंसर भी यही दिया था, एक तरीके से देखा जाए तो आंसर कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, ठीक है। इनको कुछ वहाँ पे ऑर्डिनल डेटा दे देना चाहिए था जिनकी यहाँ पे अरेंजिंग कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर कंपेयरिंग द, कंपेयरिंग हम किसको करते हैं, तो मीन को कंपेयर करते हैं, इसमें क्या है, मीन ऑफ यील्ड अंडर सेवरल ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर इफ एक्स इज ए निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ आर बराबर दिस एंड दिस, तो स्क्यूनेस, निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में नहीं लिखा गया था, ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अगर x फॉलो कर रहा है निगेटिव बाइनोमियल, ऐसे लिखा जाता है RP, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर x होता है x प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1 और P, या हाँ ठीक है, P मतलब कैपिटल P की पावर R Q की पावर x माइनस R, और x बराबर 0 से आगे। ये इस तरीके से इसको निगेटिव बाइनोमियल हम लोग लिखते हैं। और इस केस में हमारे पास जो यहाँ पे मीन और वेरिएंस होता है, इसका मीन होता है R1 माइनस P अपान P, वेरिएंस होता है R1 माइनस P अपान P स्क्वायर, ठीक है। मीन और वेरिएंस हुआ। अब म्यू3 थर्ड सेंट्रल मोमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट जो हमारे पास यहाँ पे इसका होता है, ये होता है म्यू3, ये होता है म्यू3 इज इक्वल टू R1 माइनस P 1 माइनस 2P अपान P की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, और म्यू4 का मान क्या होता है, म्यू4 का मान होता है इस केस में R1 माइनस P, और ये होता है 1 प्लस 3 1 माइनस P का स्क्वायर अपान P की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास होता है देखेंगे तो म्यू4 का मान। अब हमारे पास पूछ क्या रहा है, गामा सॉरी इसमें जो पूछ रहा है हमारे पास निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये पूछ रहा है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि हमारे पास बीटा 1 का मान, ठीक है, स्क्यूनेस ऑफ एक्स, बीटा 1 का मान, तो बीटा 1 का मान यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू3 स्क्वायर अपान म्यू2 क्यूब। ये क्या होता है 2 माइनस P अपान 2 माइनस P का स्क्वायर अपान 1 माइनस P, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा R टाइम्स रहेगा ये, और गामा 1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट बीटा 1, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस P अपान अंडर रूट R1 माइनस, ठीक है। ये हमारे पास हुआ बीटा 1 का मान। गामा 1 का मान सॉरी बीटा 2 या गामा 2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा 2 बराबर क्या होता है म्यू4 अपान म्यू2 स्क्वायर इज इक्वल टू
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे तो हमारे पास 6/r प्लस स्क्वायर अपॉन r1 माइनस p प्लस 3, ये हमारे पास आता है बीटा 2 का मान। ठीक है, अब गामा 2 का मान कैलकुलेट करेंगे तो बीटा 2 माइनस 3 कर देंगे। गामा 2 बराबर क्या हो जाएगा, बीटा 2 माइनस 3 बराबर 6/r प्लस p स्क्वायर अपॉन r1 माइनस p। ठीक है, ये हमारे पास मान हो जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है हमारे पास बीटा 1 या गामा 1 का। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बीटा 1 का मान क्योंकि हमारे पास कोटोसिस की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम यही इसका मान कैलकुलेट कर देते हैं। आर का मान 10 है, पी का मान 0.4 है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कि हाँ बीटा 1 बराबर 2 माइनस पी का स्क्वायर अपॉन r1 माइनस पी। ठीक है, ये क्या है 2 माइनस 0.4 का स्क्वायर अपॉन 10 और 1 माइनस 0.4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 10 इंटू 0.6। ठीक है, आंसर इसका क्या आ रहा है, अच्छा आंसर में बीटा 1 निकाल दिए हैं वहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, बीटा 1 बराबर 2.56 अपॉन 6। अब इसको हल करेंगे तो गामा 1 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट बीटा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 2.56 अपॉन 6। इसको हल करेंगे तो 1.6 अपॉन अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 का मान क्या होता है 2.236 जो भी हो, तो अब इसका मान लगभग 0.65 आ रहा है, 0.65 या इसी को नियर अबाउट 0.7 कर दे। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाए। ठीक, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे नहीं बताया गया था मेन कोर्स में, इसलिए आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में अपनी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ए स्टडी बेस्ड ऑन कंप्लीट इन्यूमरेशन इज नोन एज। कंप्लीट इन्यूमरेशन जहाँ पे भी होता है वो सेंसस ही होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, सेंसस, सेंसस पे आंसर लग रहा, नहीं तो कुछ लोग मुंबई आईआईटी के लड़के ने फ़ोन किया था, कह रहा सर आप क्वेश्चन तो सही बताया, आंसर गलत मार दिया। मैं कहा यार इतना तो अंडरस्टूड होता है, इतना समझ लिया करो। वो भी मुंबई आईआईटी के लड़कों से जो है ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, वो यूजीसी नेट वाली क्लास में मैसेज किया था। तो अब यहाँ पे देखते हैं अगले, x फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस एंड दिस फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पर इस केस में हमें क्या लिखना है, म्यू 4 प्राइम इन टर्म्स ऑफ म्यू 4, मतलब क्या, नॉन सेंट्रल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल। तो यही वाला फार्मूला होता है, 6 और 3 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यक्स, अच्छा इन ट्राईवेरिएट हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ट्राईवेरिएट पॉपुलेशन R1.23 का स्क्वायर का मान हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, R1.23 बराबर क्या होता है, R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स R13 R23 अपॉन 1 माइनस R23 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद हमारे पास यही है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0.49 प्लस 0.36 माइनस
सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.6 इंटू 0.5 अपान 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हम हल करेंगे तो 9 6 15 और 4 3 7 8 माइनस 5 2 9 10 और 6 7 1.75। इसको हल करेंगे तो आप लोग का आंसर जो आएगा क्या जाएगा? 0.57। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूले में इसका मान रखना है। अगला क्वेश्चन है, x एंड y बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल and denote the number of virus 1 and virus 2 respectively in one room. They follow a Poisson distribution with parameter this respectively the expected number of virus in the room. expected number of virus का मतलब क्या हो गया कि दोनों के expected values का जोड़, टोटल यहाँ पे क्या पूछ रहा है? expected number of virus in the room, तो ये टोटल यहाँ पे जुड़ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब x1 या पहले रूम का और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। ठीक है, तो पहले का यहाँ पे 1 है, दूसरे का 2 है, ये हो जाएगा 3। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन? तो इट हेल्प्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये तो है। इट सेव्स स्पेस एंड टाइम, स्पेशलेट कंपैरिजन, इट कन्वर्ट सिंपल डेटा इनटू कॉम्प्लेक्स, नहीं, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल डेटा में कन्वर्ट करता है, ये उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, in a class of 50 students 10 failed and their average mark is this, total marks secured by entire class is this, find average mark of those who have passed। अच्छा, तो फेल स्टूडेंट का टोटल मार्क क्या होगा? फेल ऐसे लिखेंगे, टोटल मार्क ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 10 फेल हुए हैं और इनका एवरेज क्या है? 2.5, तो मतलब 25 नंबर पाए, 10 लड़के मिलके 25 नंबर पाए, वाह। फिर इसके बाद टोटल यहाँ पे टोटल नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्लास, ये टोटल नंबर ना लिखो, टोटल मार्क लिखो, टोटल मार्क ऑफ क्लास, ये क्या हो जाएगा? 285 है। तो रिमेनिंग जो 40 है, क्योंकि 50 में से 10 फेल हुए थे, 10 का नंबर ये है, टोटल का ये है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क ऑफ 40 स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा? 285 माइनस 25, ये क्या हो जाएगा? 0 6 और 2 260। अब इन्हीं का एवरेज क्या हो जाएगा? 260 बटे 40, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 4 छंग 24 2 26 4 5 20। ठीक है, 6.5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा क्लास हो चुकी है, हम लोग आधे के आसपास पहुँचे। x and y are two independent variables such that their expectation exists with this। अच्छा, जब भी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो घटना श्योर घटनी है। ठीक है, 100% प्रोबेबिलिटी हो गई कि मतलब उस घटना के अलावा और कोई घटना नहीं होगी वहाँ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? x and y, द एक्सपेक्टेशन ऑफ x and y कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये भी नहीं, ये दोनों बराबर नहीं, नहीं ये वाला सही होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ y, क्योंकि x लेस देन y है तो एक्सपेक्टेशन x का एक्सपेक्टेशन y के लेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे आए हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है कि हमें लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर पूछ रहा है और इसमें कमोडिटीज़ हमें दी हुई हैं। ठीक है, प्राइसेस दिए, अच्छा प्राइस और कमोडिटी दी गई हैं, और फिर उसके अच्छा 2016 और 2017 की। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है हमारे पास लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो अब इसका सबसे पहले इसको उचित तरीके से हमें कन्वर्ट करना होगा कि 2016 और 2017। ठीक है, एक लाइन है ऐसे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइस। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा बनाते हैं।
कि आगे इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो करना होगा। तो अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2016 और 2017, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस हो गया, प्राइस को हम P1 लिख दे रहे हैं डायरेक्टली यार, P1 सॉरी P0, बेस ईयर 16 होगा और ये 17 होगा, और यहाँ पर P1 प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर Q0 क्वांटिटी हो जाएगी और यहाँ पे Q1 क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। अब 2016 में जो कमोडिटीज़ है उनका प्राइस है, उनका प्राइसेस क्या दिए गए हैं 2016 में, ध्यान दीजिएगा 2016 में प्राइस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा 2016 में प्राइस ये है, 2017 में प्राइस ये है। तो 2016 में प्राइस क्या है 5, 10, 20, और 17 में प्राइस क्या है 7, 13 और 24, ठीक है। फिर 2000, अब यहाँ पे क्वांटिटी 2016 में क्या है 100, 200, 300, यहाँ पर 100, 200, 300। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, कह रहा है 17 में क्वांटिटी, 17 में क्वांटिटी क्या है 150, 250 और 350, ठीक है। अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्ट पीयर्स में आपको बताया गया था कि P1 और P0, यहाँ पर भी Q0 होता है और यहाँ भी Q0 होता है, इंटू 100 होता है, मतलब इन दोनों का मान हमें कैलकुलेट करना है, क्या P0 Q0 और P1 Q0, ठीक, ये मान हमें कैलकुलेट करना है। तो P0 Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा 500, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2000, और इनका 3 दूना 6000, 6 2 8, 8500 हुआ, ठीक है। इसका P1 Q0 इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ 700, 13 दूनी 2600, और ये कितना हुआ 24 दूना 48, 24 7200, इन दोनों का जोड़ 6 2 8, और नहीं 6 2 8 7 15 हो जाएगा, 6 2 8 7 15, 00 15, एक हासिल 7 2 14 7 2 14 7 2 9 1 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टोटल जोड़ 10500 अपॉन 8500 इंटू 100, इसका मान कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बता दे रहे हैं 123.53, ठीक है 123.53, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी दिया गया है, गिवन बी दिया गया है, बी गिवन ए पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ से इंटरसेक्शन निकालिए, ए गिवन बी बराबर क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका मान क्या दिया गया है 1/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/4 है, ये हो जाएगा 1/24। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा 1/24 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 3 है यार, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि फॉर क्वालिटेटिव सैम्पलिंग विच मेथड एमंग द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड। तो क्वालिटेटिव जब हमारे पास डेटा होता है तो उस केस में हम उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उस केस में हम यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक या रैंडम डिजिटेबल ये नहीं यूज करते, कोटा ही सैम्पलिंग यूज कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। क्वालिटी की बात होती है, जैसे आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना है, तो अब तो कॉलेजियम व्यवस्था है, लेकिन उसमें कॉलेजियम व्यवस्था के साथ साथ एक उसमें और लिखा रहता है राष्ट्रपति की नज़र में
वो विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। विधि विशेषज्ञ है तो राष्ट्रपति इसको बना सकता है, मतलब कोई क्वालिटी, विशेष क्वालिटी आप में है तो आप वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे डिफरेंट जो एजेंसीज होती हैं, डिफरेंट जो कमेटी या कमीशंस गठित होते हैं किसी चीज़ के अध्ययन के लिए, उसमें विशेष प्रोफेसर या विशेष कुछ मतलब इंडिविजुअल ही शामिल होता है जिसको उस क्षेत्र का नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आरबीआई का गवर्नर बनाइए और वो पढ़े लिखा ना हो, तो क्या मतलब हो गया उसका फिर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फॉर द गिवन डेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ मोमेंट। फोर्थ मोमेंट मतलब क्या, म्यू फोर प्राइम। ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर एक्स की लिमिट और एक्स की पावर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर एक्स। तो अब इसी को हल कर दीजिए। एक्स का मान जब -2 है की पावर 4 तो इसका मान पी एक्स का मान 0.3 है, प्लस -1 की पावर 4 इंटू 0.1 प्लस 0 की पावर 4 इंटू 0.2 प्लस 1 की पावर 4 इंटू 0.3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 0.1। अब इसे को हल कर दीजिए। ये क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 चौको 16, 3 48, 4.8 प्लस 0.1 प्लस ये 0 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, ये 8 1 9, 9 3 12 6 18 और फिर इसके बाद 5 1 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, और फिर इसके बाद साइमल्टेनियस ऑकरेंस। साइमल्टेनियस ऑकरेंस के लिए इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिपेंडेंट क्योंकि इवेंट है, ये ए बी के बराबर हो जाएगा 0.8 0.6 0.24, अच्छा 48 हो जाएगा यार, 0.48। ठीक, जब से एसएससी की तैयारी से बाहर निकल के यूपीएससी की तैयारी में आदमी आता है, इस टाइप के कैलकुलेशन बहुत गलत होने लगते हैं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, फिर भी हम सुधारेंगे जल्दी ही। इफ मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड एविएशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, कर्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कर्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब क्या, बीटा 1, और वैसे भी मीन मीडियन दिया गया है तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मान क्या हो जाएगा, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। ये भी तो एक फार्मूला होता है। तो मीन क्या है 61.4 माइनस मोड क्या है, मीन मीडियन मोड, ये मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, 61.13 अपान स्टैंडर्ड डिविएशन 1.76। इसी को हल कर दीजिए, जो भी आया आंसर हो गया, 0.153 आ रहा। ठीक है, 153, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ओह, चलिए, आर एक्स वाई का फार्मूला एक हमने बताया था, एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई अपान अंडर रूट समेसन एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, फिर दूसरे अंडर रूट में एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अब इतनी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, तो इतनी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। फिर ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है 1 से 7 तक, फिर 7 8 9 10 11 12 13। y का मान क्या है, ठीक है। अब x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मतलब 7 हो गया, 8 दूना 16 27 55
और अच्छा ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 4 9 16 25 30 49 ठीक है। वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 49, ये 7 है ध्यान में रखिएगा, और 81 सॉरी 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 14 और 169 ठीक है। टोटल इनका जोड़ देखेंगे तो 287308 287308 और फिर इसके बाद हम बता दे रहे हैं 147 ठीक है। अब इन्हीं का मान रख देते हैं और इन्हीं का मान वहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा फिर, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 3 सॉरी 3 नहीं है, ऑब्जर्वेशन है 2 2 7 7 और 308 माइनस समेशन एक्स, समेशन एक्स 28 है और समेशन वाई 70 है, तो 28 70 अपान अंडर रूट 7 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर 140 है माइनस समेशन एक्स कितना है 28 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट यहाँ पे n टाइम्स मतलब 7 टाइम्स समेशन वाई स्क्वायर, ये हुआ 28 और 70 728 का ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो 1 आएगा ठीक है, ये आपका 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोनों बराबर होकर कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज द सैंपल स्टेटिस्टिक्स, तो एक्स बार और ये सभी ये पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं म्यू और सिग्मा, यहाँ पे एक्स बार और यस ही जो है स्टेटिस्टिक होगा। सैंपल वैल्यूज का जो सैंपल वैल्यूज के मान के रिस्पेक्ट में जो दिया जाता है मान, मतलब जो यहाँ पे एक्स बार और यस का मान देखेंगे तो वहाँ पे सैंपल वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, मतलब एक्स और x1 x2 डाटा टैक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसलिए ये फिर स्टेटिस्टिक हो जाता है और म्यू और सिग्मा पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल्स डेविएशन ऑफ द डेटा दिस, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन सबसे पहले इसका क्वार्टाइल निकालेंगे, तो अच्छा यहाँ पे कितने, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है 2 4 6 8 1 9 9 ही ऑब्जर्वेशन है ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है 2 2 4 2 6 8 1 9 9 ऑब्जर्वेशन है। तो अब इसके बाद Q1 का मान क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 9 प्लस 1 अपान 4th टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 10 और 10 को 2.25, तो ये टर्म, और ये क्या हो जाएगा 2, तो 5 प्लस 0.25 और 7 माइनस 5 ठीक है, ये 2 आ जाएगा और 50 होगा और ये आ गया ठीक है। सेकंड, ये 10 में से 4 दूना 8 4 पंचे 20 होगा, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सही क्वेश्चन था, 2.5th टर्म होगा ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है 5 प्लस 0.5 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 6, और इसी तरीके से Q3 का मान क्या हो जाएगा 3 इंटू प्लस 1 अपान 4th टर्म, ये क्या हो जाएगा 25 75 7.5th टर्म, और ये 7th क्या है 1 2 3 4 5 6 7 14 प्लस
0.5 18 माइनस 14, ठीक है। ये इसका मान क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब हमारे पास पूछ क्या रहा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फार्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इसका मान कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 अपॉन 16 प्लस 6, और इसका मान आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.45, ठीक है 0.45। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेकुलर ट्रेंड डिपिक्ट्स बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेज व्हेन ट्रेंड इज लीनियर। जब भी सेमी एवरेज की हम बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि किसी भी सीरीज को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, दो बराबर पार्ट में। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो बीच वाले टर्म को हम रिमूव कर देते हैं, फिर दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। दोनों के एवरेज निकालेंगे तो 2 पॉइंट हमें मिलेगा। 2 पॉइंट के बीच में हम एक लीनियर ट्रेंड ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड इज लीनियर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर दिस। तो फोर्थ फैक्टोरियल मोमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो फैक्टोरियल मोमेंट के लिए आपको बताया गया था कि म्यू आर प्राइम बराबर क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r, और इसको हम लिखते हैं कैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 अप टू x माइनस r माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है म्यू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इसी का हमें मान कैलकुलेट करना है। तो म्यू 4 प्राइम इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा समेशन x बराबर 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, e की पावर माइनस लेमडा। लेमडा का मान क्या है 0.2, या एक सेकंड अभी लेमडा का मान लेमडा ही रखिए इस पर, और e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, और ये टर्म पूरा मल्टीप्लाइड होगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल से इसका मान कट जाएगा तो x माइनस 3 तक कटेगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा समेशन x बराबर 0 से इन्फिनिटी लेमडा की पावर x अपॉन x माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये लिमिट चूंकि जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो निगेटिव टर्म में डिफाइन नहीं होता, इसलिए इस लिमिट को हम यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी कर देते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आगे टर्म जो आएगा, इस अगले टर्म को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं e की पावर माइनस लेमडा समेशन x बराबर 4 से इन्फिनिटी और लेमडा की पावर x अपॉन x माइनस 4 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे लेमडा की पावर 4 यहाँ पे कॉमन हम ले लें तो इस केस में क्या आएगा e की पावर माइनस लेमडा और x बराबर 4 से इन्फिनिटी और लेमडा की पावर 4 यहाँ कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा की पावर x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 फैक्टोरियल। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो e की पावर माइनस लेमडा आ जाएगा, e की पावर प्लस लेमडा आएगा, e की पावर माइनस लेमडा यहाँ पे लेमडा की पावर 4 और इसका एक्सपेंशन e की पावर लेमडा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो जो हमारा फोर्थ फैक्टोरियल मोमेंट आएगा ये लेमडा की पावर 4 आएगा, और इसका मान रख दीजिए 0.2 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 16 और 4 पॉइंट पे ये दशमलव लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अब। विच डिस्ट्रीब्यूशन है सेम मीन मीडियन एंड मोड। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन मीडियन मोड इसके बराबर होते हैं, ठीक है। अगला है कि द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इन ए फ्रीक्वेंसी टेबल डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्लास इंटरवल इन ए फ्रीक्वेंसी टेबल, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में जब भी हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी टेबल दी होती है तो उस केस में हमारे पास रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे क्लास इंटरवल डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सॉरी, इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन से। जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से हमारे पास क्लास इंटरवल दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी वहाँ पे 5, 10, 15 कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि जिस क्लास इंटरवल में हमारे पास बड़ा क्लास इंटरवल है उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते उसमें, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ ऑफ ए ईयर इज 96 लाख पर मंथ, ड्यूरिंग द लास्ट 7 मंथ इज दिस 120 लाख पर मंथ, एवरेज प्रॉफिट पर मंथ। तो अब इसमें एवरेज प्रॉफिट एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए टोटल सम, ये होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो जाएगा, टोटल सम पर मंथ, यहाँ पे 5 महीनों का जो प्रॉफिट है 96 है, तो 5 इंटू 96 प्लस 7 इंटू 120 अपॉन 12, इसको हल करेंगे तो ये 110 आ जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मास्टर इतना महान हो गया है कि इतने कैलकुलेशन एक झटके में कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि सैंपल ऑफ 30 लेटेस्ट रिटर्न यूटीआई स्टॉक्स with unknown standard deviation reveals the mean return of $4. The estimated standard error of the sample mean is 0.02. How much more of the sample approximately, इसका approximated value हमें देनी है, should be added to reduce the standard deviation of the sample mean to 0.01। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहा है कि इसका कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दिया गया है 0.02 और उसमें कुछ हमारे पास सैंपल साइज दी गई है। अब ये कह रहा कि अगर हमें यही स्टैंडर्ड डेविएशन 0.02 से 0.01 लाना हो तो हमें कितने और सैंपल्स ऐड करने हो। 30 सैंपल पहले से हैं, 30 सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.02 है, कितने हम और सैंपल्स इसमें ऐड कर दें कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.01 पे आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला होता है ये होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास इसका मान स्टैंडर्ड एरर का मान 0.02 है। इस केस में हमारे पास सिग्मा का मान क्या हो जाएगा 0.02 इंटू n का मान क्या है 30। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा का मान, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.1094। ठीक, ये तो हमारा हुआ सिग्मा का मान इस केस में। अब हमारे पास अगर हम जो टारगेटेड हमारा, या एक तरीके से कहा जाए कि हमारे पास जो सैंपल साइज है कितना उसमें हमें एडिशन करना है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो टारगेटेड, एक ऐसे लिखेंगे टारगेटेड सैंपल को हम मान लेते हैं कि n प्राइम है। ठीक है, तो इस केस में स्टैंडर्ड एरर बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट n प्राइम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड एरर हमारे पास यहाँ पर ये दिया गया है 0.01 अपॉन अंडर रूट n प्राइम इज इक्वल टू 0.1094। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर हमें यही रखनी है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.01 तक रिड्यूस हो जाए। इस केस में हम इसको हल करेंगे n प्राइम का मान, तो ये आएगा 120। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें एडिशन, यहाँ पे 120 अगर ऑप्शन होता तो इसको ऑप्शन नहीं लगाना था, अच्छा हुआ है कि 120 ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा या फिर जो हमारे पास अदर जो सैंपल हैं, मतलब कितने सैंपल को हम इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सैंपल्स लिख दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सैंपल्स इज इक्वल टू 120 माइनस 30 इज इक्वल टू 90, क्योंकि 30 पहले से थे, 120 टोटल होने चाहिए थे, जिस पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का मान 0.01 होगा। तो इस केस में दोनों के डिफरेंस क्या हो जाएंगे 90। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग अब आते हैं। हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं सेट 1 और सेट 2 के। फिर इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 9। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं सेट 1 में, 8 ऑब्जर्वेशन सेट 2 में हैं, और इसमें हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास इन जो हमारे पास अगर दोनों को, जैसे एक डाइस को हमने बताया था कि एक डाइस को 2 बार रोल किया जाए, तो उसमें सैंपल स्पेस हम लिखे थे 1 1 से 6 6 तक 36 ऑब्जर्वेशन होते थे।
यहाँ पर टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस हैं दोनों सेट में, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे यूनिट्स इन द सैंपल कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 8। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल स्पेस, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 64। अब हमें क्या करना है कि इनमें जो हमारे पास यहाँ पे सैंपल यूनिट्स बनेंगी, 1 का कॉम्बिनेशन 2 से 9 तक, फिर 2 का इन सब के साथ, 3 का इन सब के साथ, इस तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें कितने का जोड़ 9 होगा, तो इनको यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का 8 के साथ कॉम्बिनेशन 9 होगा, फिर 2 का 7 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ, 4 का 5 के साथ, और फिर इसके बाद देखेंगे 4 का 5 के साथ, फिर 6 का 3 के साथ, फिर इसके बाद देखेंगे तो 7 का 2 के साथ, और 8 का 1 के साथ यहाँ पे नहीं आएगा कोई कॉम्बिनेशन। फिर इधर से देखेंगे 1 का 8 के साथ, 2 7, हाँ ठीक है। और अब जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे हमारे पास, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बचेंगे, अच्छा 5 एक ऑब्जर्वेशन छूट गया है कि 1 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का इसके साथ, 5 वाला छूट गया, 5 का 4 के साथ एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे और बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे तो यही ऑब्जर्वेशंस रिपीट होंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हमारे पास हुए 2 2 4 2 6 7 हुए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल स्पेस 64, 7 अपॉन 64 आपकी ये प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये जो मतलब क्लास पढ़ाई गई है प्रोबेबिलिटी की, उसमें इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन बताए गए थे डाइस पर। यहाँ पे डाइस में 6 नंबर होते हैं, यहाँ पर एक ऐसा मतलब सेट ले लिया गया है जिसमें 8 ऑब्जर्वेशंस हैं या 8 नंबर हैं, ठीक है। तो तरीका सेम रहेगा वही। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन हमारे पास दिया गया है, और इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो इस केस में जब भी हमें प्रोबेबिलिटी इस तरीके के क्वेश्चंस में फाइंड आउट करनी होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, गिवन, ये गिवन प्रोबेबिलिटी है x से 1/2, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से y से 1/2 इंटरसेक्शन 0 से x से 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 x 1/2, ठीक है। पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, पहली वाली जो न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी है 0 y 1/2 इंटरसेक्शन 0 x 1/2, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये रेंज 0 से 1 की रेंज इस वाली रेंज में पूरी समाहित है, इसलिए यहाँ पे जो सैंपल स्पेस की रेंज है 0 से 1 है, और y की रेंज भी 0 से 1 है, तो यहाँ पे 0 से 1/2, 0 से 1/2, तो कॉमन लेंगे तो 0 से 1/2, और यहाँ पे भी 0 से 1/2, और पूरा PDF का हम इंटीग्रेशन करेंगे 3/2 y स्क्वायर dy dx, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आपको हमने सॉल्व किया था, इसका मान 3/32 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी है, इसमें क्या है, x 0 से 1/2 है, तो इसको हम यहाँ पे हल करते हैं 0 से x से 1/2, इसमें इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर हमारे पास क्या है कि x प्लस 3/2 y स्क्वायर dy/dx लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन दिया गया हो और उस केस में किसी सिंगल वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो उस केस में जो सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे dx बाद में लिखा गया है, तो यहाँ पे x की प्रोबेबिलिटी या लिमिट पहले लिखेंगे, और जिस ऑब्जर्वेशन मतलब ज्वाइंट डेंसिटी से किसी सिंगल वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालते समय जो वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसकी लिमिट रखते हैं इंटरसेक्शन लेते हुए सैंपल स्पेस में या PDF की रेंज में, और उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल होता है उसकी कंप्लीट लिमिट लिखी जाती है, कंप्लीट लिमिट इसकी 0 से 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 3/8,
ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगा 3/32 अपान 3/8, तो ये हो जाएगा 8/32 और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए 8/32 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मीडियन ऑफ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। वेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपके ना सिलेबस में था और ना ही वहाँ पे हमने पढ़ाया था जो मेन कोर्स वर्क था। वेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये एक तरीके से कहा जाए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंशन होता है। तो उस केस में हमारे पास इसका जो मीन होता है या हमारे पास यहाँ पे मीडियन पूछा गया है, तो ये हमारे पास log 2 की पावर 1/k होता है। ठीक है, लेमडा टाइम्स log 2 की पावर, ln का मतलब log होता है, log 2 की पावर 1/k होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं क्योंकि हम वहाँ पे बताए नहीं थे। तो वेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का लॉगरिथमिक पोर्शन होता है या उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो वही चीज़ें आती हैं। और पर्टिकुलर केस अगर के का मान हम यहाँ पे के मान के साथ हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर देखेंगे तो वेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका PDF होता है वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, WEI है। तो अब यहाँ पे इसका FX क्या होता है, FX देखेंगे तो k/λ और x/λ की पावर k-1 और e की पावर माइनस x/λ की पावर k। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पर ये होता है 0, अदरवाइज होता है। और अगर इसमें k का मान 1 कर दें तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लेमडा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका मीन वहाँ पे हमने नहीं बताया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा और गामा 1 + 1/k। वेरिएंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और गामा 1 + 2/k माइनस 1 + 1/k गामा में और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएंस। इसी तरीके से हमारे पास इसका मीडियन देखेंगे, मीडियन होता है लेमडा log 2 की पावर 1/k। ठीक है, मोड अगर इसका हमें कैलकुलेट करना हो तो इस केस में हो जाता है ये भी कि लेमडा k-1 k-1/k की पावर 1/k। ठीक है, और ये k ग्रेटर देन 1 के केस में एग्जिस्ट करता है और 0 हो जाता है फॉर k लेस देन 1। ठीक है, ये हमारा मोड हो गया। तो ये चीज़ें इतना वेबल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग याद रखिएगा। हालांकि आपसे ये एक्सेप्शन में अब तक जितने पेपर हुए हैं उसमें केवल एक ही बार ये पूछा गया है वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इसको हम टाइम सीरीज वाले पोर्शन में बताए हैं कि मार्शल एडवर्थ मार्शल इंडेक्स जो नंबर होता है ये हमारे पास सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट को यही एक मतलब होता है जो सेटिस्फाई करता है। लास्ट पियर्स और पाश्चे प्राइस इंडेक्स नंबर भी सर्कुलर टेस्ट को मतलब फॉलो करते हैं। और फिशर जो इंडेक्स नंबर होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट पियर्स और पाश्चे प्राइस इंडेक्स का, वो हर एक टेस्ट चाहे सर्कुलर टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो या फिर टाइम रिवर्सल टेस्ट हो, वो सभी को मतलब वहाँ पे फॉलो करता है, इसीलिए उसको बेस्ट या फिर आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है फिशर को। अगला क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यहाँ पे μ3 प्राइम अपान μ4 प्राइम का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विथ पैरामीटर a एंड b,
म्यू आर प्राइम का मान यहाँ पर होता है 1/r -1 और b की पावर r+1 माइनस a की पावर r+1 अपान b माइनस a और यहाँ पर होता है r+, ये हमारे पास इसका मान होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या कह रहा है कि a का मान अगर 0 है, यहाँ पर a का मान 0 है, b का मान यहाँ पे थीटा दिया गया है, b का मान 5 नहीं है, थीटा है, तो उस केस में हमारे पास μ3 प्राइम का मान क्या हो जाएगा, μ3 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा, ये a है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि 1/, ये हो जाएगा थीटा -0 और यहाँ पे थीटा की पावर r -0 अपान 3+1, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसको हम यहाँ पे थीटा की पावर r को, r का मान 3 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा की पावर 4 अपान 4 थीटा, ये हो जाएगा थीटा की पावर 3, एक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा अपान 4। ठीक है, इसी तरीके से μ4 प्राइम अगर हम कैलकुलेट करें 1/, क्या हो जाएगा थीटा -0 और थीटा की पावर 5 -0 अपान 4+1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थीटा की पावर 4 अपान 5। अब यहाँ पे हमें क्या मान कैलकुलेट करना है, μ3 प्राइम अपान μ4 प्राइम, इसका मान क्या हो जाएगा, थीटा की पावर 3 अपान 4 अपान थीटा की पावर 4 अपान 5, ये हो जाएगा 5/4 थीटा, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल नॉन सेंट्रल मोमेंट दिए गए हैं और थर्ड सेंट्रल मोमेंट पूछ रहा है। तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट का आपको फार्मूला बताया गया था कि μ3 इज इक्वल टू μ3 प्राइम माइनस 3 टाइम्स μ2 प्राइम μ1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स μ1 प्राइम की पावर 3। ठीक है, अब इसी का मान रख दीजिए फिर यहाँ पे 546 माइनस 3 टाइम्स μ2 प्राइम 94 है, μ1 प्राइम का मान क्या है -3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -3 का की पावर 3। ठीक है, अब इसी को आप हल कर दीजिए, तो इस केस में हमारे पास इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 1338, पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस CSK इज पॉजिटिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये देखिएगा एक क्वेश्चन अभी जस्ट रिपीट हुआ था जिसमें का पूछा था कि कोफिशिएंट बाउली कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। उस केस में हमारे पास क्या होता है Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, ये जो डिफरेंस होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, Q3 माइनस Q2 का जो डिफरेंस होता है ये Q2 माइनस Q1 के डिफरेंस से बड़ा होता है। तो उस केस में हमारे पास इसका मान SK का मान पॉजिटिव होता है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। लेस देन 0 के केस में निगेटिवली स्क्यूड, बराबर के केस में सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये आपका YouTube चैनल, टेलीग्राम का लिंक, किसी भी क्वेरी की स्थिति में इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और कुछ PDF जो मिसिंग हैं ग्रुप से उसको आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग JSO 2020 का जो पेपर होगा उसमें हम लोग 2020 वाले पेपर में जो 51 क्वेश्चन से आगे 100 क्वेश्चन तक हैं वो उसको हम सॉल्व आउट करेंगे और फिर उसके बाद 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लगभग 10 के आसपास प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में भेज दिए गए हैं, उसको भी हल करिए तो आगे वाले प्रैक्टिस सेट भी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।